अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीन। भली करे आया जी आया नू वशद के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। गुड मॉर्निंग जनाब, जितने लोग हमें देख रहे हैं, नया दिन है और बहुत सारी नई नई खबरें भी हैं और कुछ पुरानी खबरें जिनमें डेवलपमेंट हुई है और कुछ ऐसी खबरें जो कि बहुत अच्छी हैं। यानी जो लोग इस टाइम नाश्ता कर रहे होंगे, ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होंगे, ऑफिस पहुँच के हमारा शो देख रहे होंगे, वो यकीनन स्पेशली कराची वाले ना बड़े दिल से हमें दुआएं देने वाले, जितनी अच्छी अब हम खबर आपको बताने वाले हैं। कराची वालों की टूटी फूटी बसों से आखिरकार जान छूट जाएगी और बरसों बाद नई चमचमाती बसें सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह हो गया है। 240 बसें जो हैं मरहलावार शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर हमें चलती हुई दिखाई देंगी। और पुरानी बसों का मुस्तकबिल क्या होगा? वैसे क्या होना चाहिए? गाड़ दे जमीन में। इनको नहीं, जमीन में नहीं गाड़ देना चाहिए, इनको लोहे की भट्टी में ना जला देना चाहिए ताकि वापस कभी ना आए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन मेरा ऐसा होगा नहीं है कि इनको संभाल के रखना चाहिए। कुछ नहीं पता कि जो ये नई बसें आएंगी पता नहीं कब तक के लिए होंगी, तो पुरानी बसों को संभाल ले, बाद में काम आ जाएंगे। तो क्या मुस्तकबिल होगा इन पुरानी बसों का, ये आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अल्लाह पर यकीन हो तो कुछ नामुमकिन नहीं है, बस मेहनत करें। कराची के खुसूसी शख्स ने मिसाल कायम कर दी है। क्या किया है इन्होंने, शो में इनसे आपको मुलाकात करवाएंगे। अच्छा जी, मुल्क भर में अब्रे रहमत बरस रही है और कराची में ऐसा हो रहा है कि बारिशें हो ही नहीं रही हैं। गर्मी का जोर कब टूटेगा, कब कराची वाले पकोड़े खाएंगे, कब कराची वाले समोसे खाएंगे, कब कराची वाले समोसे खिलाएंगे, आज आपको हम प्रोग्राम में बताएंगे। पाकिस्तान में कोरोना केसेस लेकिन बढ़ रहे हैं। शरह 3% के करीब आ चुकी है। कराची की बात की जाए तो शरह 23% तक जा पहुंची है। ऐसे में NCOC ने अंदरूनी मुल्क परवाज़ों, रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क लाजमी करार दे दिया है और मजीद पाबंदियां आयद ना हो, इसलिए भाई एहतियात कर लें। एहतियात कर लें ताकि हम यहीं पर बैठ के कहें जी अब जो ये बढ़ती हुई शरह थी ये कम होना शुरू होगी। अच्छा जी, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि हमारी जो फिल्में हैं वो उतनी कामयाब नहीं होती जितनी गैर मुल्की फिल्में कामयाब होती हैं। क्यों हम दूसरों की फिल्मों को पसंद करते हैं? हमारी इंडस्ट्री में कहाँ पर देख रहे हैं कि कमी है? क्या हमारा म्यूज़िक अच्छा नहीं है, हमारी प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, हमारा कंटेंट अच्छा नहीं है? क्या वाकई ये सीन है या ये मसला है कि जी छोटे पर्दों पे रहने वालों को ही बड़े पर्दों पर लेके आ जाता है? और फैसल, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अच्छा शायद इस वजह से लोग कहते हैं कि क्यों हम 1200 के टिकट लें, इन्हीं लोगों को तो हम छोटे पर्दे पे देख लेते हैं। तो ये जो फैक्टर्स है आज इस पर हम बात करें, डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ जो होनी है डिस्कस, अब देखें मूवी देखनी है, ड्रामे, लाइट नहीं होगी तो क्या ही देख लेंगे। बिजली की एलानिया, गैर एलानिया लोड शेडिंग, अवाम बिलबिला उठे, एहतजाज किया जाने लगा, लेकिन बिजली है कि आगे नहीं दे रही है। अवाम की परेशानी बढ़ती जा रही है, इस पे भी बात करेंगे। और कराची में नई पुरानी जो बसेस है, जैसा कि महक ने बताया, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले वापसी का मौसम लग रहा है। कैसे? वो ऐसे कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने 5 साल बाद वतन वापसी का किया है फैसला। लीग रहनुमा जुलाई में पाकिस्तान आएंगे, पहले कानूनी महाज पर मुकदमात का सामना करेंगे। काबीना में शमूलियत इसके बाद ही मुतवक्के है। टिक्का खान सानी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय आइंदा माह के तीसरे हफ्ते की गूंज। इत्तलात के मुताबिक इसहाक डार वतन वापसी पर बतौर सेनेटर हलफ उठाकर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। साबिक वजीर खजाना आमदन से जायद असासों के केस समेत अपने खिलाफ मुकदमात का अदालतों में सामना करेंगे। उन पर 5 साल के असासों का रिकॉर्ड जमा न करवाने का भी इल्जाम है। मुआशी बुहरानों में मर्द आहन समझे जाने वाले इसहाक डार विफाकी काबीना में कब और कौन सा कलमदान संभालेंगे, फैसला अदालतों के फैसले आने के बाद किया जाएगा। अच्छा जी, साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर धांधली होती रही तो मुल्क में तो अनारकी फैलेगी। कल सिंध में गुंडों ने, MQ ने कहा कि सिंध में गुंडे जो है वो बैलेट बॉक्सेस उठा के ले गए और प्रिजाइडिंग अफसरों को उठा के ले गए। तो फिर लाहौर के और फैसलाबाद जो 20 ज़िमनी इलेक्शन है उसमें मैं ज़िम्मेदारान से कहूँगा कि वो बेहतर इंतज़ामात करें।
और इमरान हुकूमत बचाने के लिए आखिरी दिनों में 200 करोड़ रुपए के हंगामी अखराजात का हुआ इंकशाफ। साबिक वज़ीर आज़म ने खुद भारी रकम की मंजूरी दी। फवाद चौधरी को सरकारी मंसूबों की तशहीर का टास्क सौंपा गया। अखराजात वजारत इत्तलात को खुसूसी मीडिया मुहिम के लिए जारी किए गए थे। मजीद डिटेल्स इस रिपोर्ट में देखिए। सबको पता पैसा चल रहा है, बड़े बड़े इश्तिहार देती है, इश्तिहारों में नून लीग बड़ी तरक्की कर रही है। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में इख्तिदार बचाने के लिए कौम के पैसों से इश्तिहारी मुहिम चलवाई। कौमी खजाने से 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दस्तावेजात मंजर आम पर आ गई है। जमीन पे कुछ नहीं है, सारी तरक्की इश्तिहारों में हो रही है, बड़े बड़े इश्तिहार देती है। ये वही इमरान खान हैं जो मुखालिफ सियासी जमातों के मंसूबों की इश्तिहारी मुहिम पर तनकीद करते थकते नहीं थे। हमारी सिर्फ प्लानिंग होती है कि इलेक्शन कैसे जीतना है, इलेक्शन से पहले कौन सी ऐसी चीज करें जो लोगों को नजर आ जाए। अवाम के टैक्स के पैसे से शरीफ खानदान की करप्शन बचाने के लिए इश्तिहारात दिए हैं। समा को हासिल दस्तावेजात के मुताबिक इमरान हुकूमत बचाने के लिए उस वक्त की वजारत इत्तलाआत को खुसूसी मीडिया मुहिम पर मामूर किया गया। इस मकसद के लिए 200 करोड़ रुपए के हंगामी अखराजात की मंजूरी खुद इमरान खान ने दी। ये जो आप 200 अरब का एक तहलका खेज स्कैंडल लेकर आए हैं, खान साहब से पूछें, वो तो कहा करते थे इनके बाप का माल है। ये इमरान खान के बाप का माल था जो उसने लुटाता रहा है सिर्फ इसलिए कि उसकी हुकूमत बच जाए। सरकारी मंसूबों की तशहीर का टास्क फवाद चौधरी को सौंपा गया था। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंकशाफ किया है कि दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक इमरान खान की हुकूमत ने सिंध हुकूमत को 3 बार खत लिखे और जिसमें लिखा गया था कि कराची में अमरीकी काउंसिल खाने के करीब तमाम बुलंदो बाला इमारतें गिरा दी जाएं सिक्योरिटी इशू की बिना पर। कौन था? ये तारीख है 1 दिसंबर 2021। कौन था वजीर? आप सबको पता होगा। वो भी खत लिखता है कि भाई बचाओ हमें, और ये कंस्ट्रक्शन इन सराउंडिंग ऑफ यूएस काउंसिल जनरल कराची, ये खत है कराची पोर्ट ट्रस्ट से, और कहा गया है कि a comprehensive plan be formulated with consultation of US consulate to demolish the high-rise building as indicated in the joint survey. Joint survey मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने किया कि नहीं यूएस काउंसिल। तो भाई ये साजिशें हो रही थी तो इनसे खत्तो किताबत। और 1 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लिखती है, Your kind attention is invited to a meeting of various institutions hosted by the Ministry of Foreign Affairs Camp Office on 10 December 21, जो मैंने पहले खत का जिक्र किया था, regarding demolition of upper floors of illegal structures around the Consulate General of USA Karachi. ओ भाई ये साजिशें हो रही थी और तुम उनके साथ मिलके मीटिंगें कर रहे थे और बिल्डिंगें गिरा रहे थे इधर लोगों की। और वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने ये कहा है कि गुज़श्ता हुकूमत की मुआशी पॉलिसी से मुल्क बदतरीन महंगाई की लपेट में आया है। मौजूदा हुकूमत ने सियासत के बजाय मईशत बहाल करने का मुश्किल फैसला किया। माजी की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ हैं जिनकी वजह से मुल्क बदतरीन महंगाई की लपेट में आ चुका था। हुकूमत के सामने 2 चॉइसेस थी, या हम भी अपनी सियासत करते और पाकिस्तान को बेयकीनी की फजा में फेंक कर दोबारा इंतखाबी मरहले की तरफ चले जाते। मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल थी, इसके लिए 1 महीने की बेयकीनी भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। हुकूमत ने एक मुश्किल फैसला किया। हमने अपनी सियासत को एक तरफ रख के मुल्क की मईशत को मजबूत और अपने पैरों पे खड़ा करने के अमल को इख्तियार किया। मुझे यकीन है कि अगले चंद माह के अंदर जब पाकिस्तान की मईशत बहाल होगी और अपने पैरों पे खड़ी होगी तो यकीनन हमारे लिए जो पॉलिटिकल कैपिटल का नुकसान है वो भी पूरा हो जाएगा। हम नो एक्शन टॉक ओनली वाले लोग नहीं हैं, हम ओनली एक्शन नो टॉक वाले लोग हैं।
इस सब पे हम जब ज़रा तजिया ले लेते हैं। तजयकार मुजम्मिल शौरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। तो जो सियासी मामलात चल रहे हैं वो हमने सुबह सुबह बताए अपने देखने वालों को। सबसे पहले ज़रा आगाज़ करते हैं ये वापसी के जो सफ़र हैं, और सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो इसहाक डार साहब हैं। उनकी वापसी का और है 5 साल बाद आसानी से वापस आ जाएंगे या फिर कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उनको? मेरा नहीं ख्याल उनके ऊपर एक ही केस है, और वो ये है कि कुछ सालों की उन्होंने रिटर्न्स जमा नहीं कराई हुई और एसेट्स बियॉन्ड मीन्स वाला, और उसमें भी उनका मौक़िफ़ जो है वो ये है कि मैंने उन सालों में पाकिस्तान नहीं था लेकिन रिटर्न जमा कराई हुई थी, मैं पाकिस्तान नहीं था तो कोई इनकम नहीं थी मेरी। और मेरा ख्याल है वो केस को इतना सख्त संजीदा या इतना संगीन नहीं है कि उसके खौफ से डार साहब जो है ना आए। वो तो हालात ऐसे थे, और नैब को आपको पता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किया जा रहा था। डार साहब से बात हुई है, बाय जुलाई एंड वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है उनको बेल भी मिल जाएगी आकर, और वो अपने सेनेटर का हलफ भी उठा लेंगे और इस इंक्वायरी में शामिल भी हो जाएंगे, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये ख़त्म भी हो सकती है रेफरेंस। सही। अच्छा मुजम्मिल साहब, अब ज़रा अगर हम खान साहब की बात कर लें तो उनकी जिस तरह के बयानात आते हैं और जिस तरह दोबारा से आवाम को इकट्ठा होने का वो कह रहे हैं, और जितना ग्रज हम उनकी बॉडी लैंग्वेज में देखते हैं, उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? पीटीआई की सियासत कहाँ खड़ी आपको नज़र आती है? देखिए, इमरान खान एक सियासी हकीकत है, इससे तो किसी को इनकार नहीं है, लेकिन क्या इमरान खान के पास इस वक्त वो सियासी ताकत है कि वो मौजूदा हुकूमत को या निज़ाम को उलट सकें? मेरे ख्याल में 25 मई को उसका फ़ैसला हो गया है कि खान साहब के पास वो सियासी ताकत नहीं है कि वो इस हुकूमत को अर्ली इलेक्शंस पर मजबूर कर लें, वो असम्बलियाँ तोड़वा लें, वो अपनी डिक्टेशन दे लें। और अगर वो ये काम नहीं कर सकते और कोई एहतजाज करना चाहते हैं, कोई जलसा जुलूस करना चाहते हैं, तो उसमें तो मेरे ख्याल में एक जमहूरी निज़ाम में कोई रुकावट होनी भी नहीं चाहिए। वो अपने जलसे जुलूस करें, जो पुरअमन एहतजाज करें, लोगों को इकट्ठा करें, अपने लिए रायमा हमवार करें, जब तक कि वो कोई ऐसी कॉल नहीं देते जिससे निज़ाम को या जमहूरियत को कोई ख़तरा है। उन्हें इजाज़त होनी चाहिए मेरी ज़ाती राय में। और अगर वो वाकई कोई अपने लोगों को अपने मोबिलाइज भी करना चाहते हैं, अपने पार्टी वर्कर्स को, तो उसमें क्या रुकावट है? अभी लाहौर में वो एक दिन में 4 कॉर्नर मीटिंग्स करके गए ही हैं ना, मुख्तलिफ मार्केट में, उससे कोई प्रॉब्लम हुआ है? इसी तरह अगर वो 2 जुलाई को परेड ग्राउंड में एक जलसा करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को अपने कवानीन के मुताबिक उसकी इजाज़त देनी चाहिए और वो जलसा कर लें। मुजम्मिल साहब, वफाक की तुमने बात की, अब ज़रा चलिए सिंध का रुख करते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि बल्दियाती इंतखाबात हुए, लेकिन वही ढाक के 3 पात, वही मार धाड़, वही एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, दुश्नाम तराशी। हद ये कि इत्तेहादी अब एक दूसरे पे कह रहे हैं कि आप बैलेट बॉक्स ले गए, नहीं जी आपने गोली चलाई। इस प्यार भरे इत्तेहाद में नफरत की दरार आते देख रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, इलेक्शंस जब भी होंगे सब सियासी जमातों ने अपना अपना इलेक्शन लड़ना है, और ये जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होता है ये बहुत हाईली कंटेस्टेड इलेक्शन होता है, क्योंकि गली महल्ले का इलेक्शन होता है। लोग बहुत ज़्यादा लोग MNAs के MPs के इलेक्शन में इतना इन्वॉल्व नहीं होते जितना वो गली काउंसलर के इलेक्शन में, मेयर के इलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि गली महल्ले का एक बहुत हाईली कंटेस्टेड इलेक्शन होता है। JUIF का अपने सिंध में स्टेक्स हैं और MQM के अपने स्टेक्स हैं, पीपल्स पार्टी के अपने स्टेक्स हैं। सब सियासी जमातों ने इलेक्शन अलग अलग लड़ना है। इन जमातों ने जो हुकूमत बनाई है उस हुकूमत के चार्टर में ये तो नहीं लिखा कि ये अगला इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे। अगला इलेक्शन सब ने अलग-अलग लड़ना है, कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं बना, ये तो एक हुकूमती इत्तेहाद है जिसने मिलकर हुकूमत बनाई है। कल को इलेक्शन तो इन्होंने अलग अलग लड़ना है, उसके बाद आगे जो भी पार्लियामेंट की शक्ल होगी उसके नतीजे में आगे चलने का फैसला होगा। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के नतीजे में कोई मरकज़ी हुकूमत का इत्तेहाद टूट जाएगा। इलेक्शन हुआ, सब ने लड़ा, लोकल लीडरशिप ने लड़ा। इलेक्शन ठीक है या गलत है वो एक अलग बहस है, लेकिन मुझे इसके नतीजे में
कोई इत्तेहाद टूटता नजर नहीं आ रहा। मुजम्मिल साहब चलें इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये तो ज़ाहिरी तौर पे इलेक्शन के हवाले से सवाल किया था ना, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर नाराज़ी ज़्यादा बढ़ती है और नाराज़ी इतनी बढ़ जाती है कि दरारें मज़ीद गहरी हो जाती हैं, तो ये पीपल्स पार्टी MQM की जुदाई नहीं होगी सर? ये MQM की वजह से जो वोट मिले हैं इस हुकूमत को, अगर वो नाराज़ होती है और वो विड्रॉ करती है तो फिर तो पीपल आर इन हॉट वाटर्स। मेरा नहीं ख्याल MQM जो है वो मरकजी हुकूमत से अलहदा होगी और वो हुकूमत के साथ रहेंगे। वो ऑलरेडी PTI को छोड़ चुके हैं। उन्हें 1 साल चाहिए कराची में खुद को रीग्रुप करने के लिए। उनका PTI से इत्तेहाद अननेचुरल था क्योंकि कराची में उनका मुकाबला PTI से है, इसलिए मैं और उन्होंने कहीं इस इत्तेहाद में ये तो नहीं लिखा कि उनके मुकाबले पे कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मैं नहीं समझता MQM को 1 साल चाहिए खुद को पॉलिटिकली रीग्रुप करने के लिए, मजबूत करने के लिए, इमरान खान के फिनोमेनन में से निकलने के लिए। लिहाजा वो ठीक है, नाराज़गियाँ रहेंगी, एक दूसरे से तलखियाँ भी रहेंगी, बातचीत भी होती रहेगी, बयान भी आते रहेंगे, लेकिन वो कोई हुकूमत से अलहदा होने की ना उन्होंने डेडलाइन दी है ना वो देंगे। ये हुकूमत मुझे अगस्त 2023 तक चलती नज़र आती है। ठीक। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये तमाम जो सियासी सूरत हाल है, एक चीज़ जिसका खान साहब भी बड़ा जिक्र करते हैं अपनी हर तकरीर में, न्यूट्रल्स के बारे में बात करते हैं हमेशा। उस न्यूट्रल को आप किस तरह से देख रहे हैं तमाम तर सियासी सूरत हाल में? देखिए, खान साहब की तो न्यूट्रल, पहली बात तो ये कि खान साहब कहते हैं कोई न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो अब आप पता नहीं खान साहब के किन न्यूट्रल्स की बात कर रहे हैं। वो न्यूट्रल्स, अगर हम न्यूट्रल्स में एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ तो नज़र नहीं आती है। इस हुकूमत के साथ है या नहीं है, कितनी नहीं है, क्या उतनी है जितनी इमरान खान साहब के साथ एक वक्त में थी? क्या इस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की उतनी हिमायत हासिल है जितनी एक वक्त में 2018 में, 19 में, 20 में इमरान खान को हासिल थी या अक्टूबर 2021 से पहले खान साहब को हासिल थी? तो इस पर तो हम गुफ्तगू कर सकते हैं कि वो है या नहीं है, लेकिन इमरान खान के साथ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इसीलिए उन्हें पसंद नहीं है। वो एपॉलिटिकल हैं, वो खुद को सियासी निज़ाम से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बयानबाजी इतनी है और उनको बार बार मुलव्वस किया जाता है, तो वो कोशिश के बावजूद भी कितना एपॉलिटिकल हो जाएं, कहीं ना कहीं उन्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। फिर जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो उस पर फिर टॉक शोज शुरू हो जाती हैं और वो सारा एपॉलिटिकल नैरेटिव डूब जाता है। लिहाजा मुझे न्यूट्रल इस तरह नज़र आते हैं कि वो खान साहब के साथ नहीं है और मौजूदा हुकूमत को उन्होंने कहा आप परफॉर्म कर लें तो आपकी मर्ज़ी है, हम आपकी परफॉर्मेंस की राह में कोई रुकावट नहीं। अच्छा मुजम्मिल साहब, परफॉर्मेंस की राह में वैसे कोई ज़ाहिरी रुकावट ना हो, लेकिन माशी चैलेंजेस से लेकर दीगर मामलात तो हैं ना, आपको क्या लगता है कि कितने अच्छे से माशी चैलेंजेस से निपटा जा रहा है फ़िलहाल? देखिए, करंट सिचुएशन में तो गवर्नमेंट की लिमिटेशन बहुत थी। IMF की डील इमरान खान साहब तोड़ के गए थे और वो एक अच्छा स्क्रिप्ट लिख के गए थे कि मैं IMF की डील तोड़ जाता हूँ, और जब दुनिया में पेट्रोल और बिजली महंगी हो रही थी वो सस्ती कर गए थे कि जो भी हुकूमत आगे आएगी एक तरफ उसको IMF को मनाना है, दूसरी तरफ उसे चीज़ें महंगी करनी है। वो अनपॉपुलर हो गई। ऐसे में मैं सड़कों पर आ जाऊँगा और जब मैं सड़कों पर आ जाऊँगा तो फिर मैं सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाऊँगा। ये पेपर पे एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है। आप जब भी गुफ्तगू करें कि मैं आने वाली हुकूमत को इस तरह फंसा के जाऊँगा कि उनके पास कदम रखने की जगह भी नहीं होगी और ऐसे में मेरे सड़कों पे आऊँगा, मेरी पॉपुलैरिटी होगी, तो मैं सब कुछ मेरी मर्जी से होगा, चीज़ें उधर जाएंगी। लेकिन मुकाबले पे एक तजर्बाकार टीम थी और उन्होंने खान साहब के स्क्रिप्ट का मुकाबला किया है। उन्होंने मुश्किल फैसले भी किए हैं, खान साहब से भी पॉलिटिकली निपटा है, लॉन्ग मार्च से भी निपटा है। जो जहाँ तक बात है माशी चैलेंजेस का, वो दो तरह के चैलेंजेस हैं। एक है कीमतों में इजाफे का चैलेंज, वो पूरी दुनिया में है और मुझे ये लगता है कि अगले महीने जब जो बाइडन सऊदी अरब जाएंगे और उस वक्त अगर कुछ डील स्ट्राइक हो गई और तेल की कीमतें नीचे आ गई, जिसकी बहुत उम्मीद है क्योंकि नवंबर में अमेरिका में भी मिड टर्म इंतखाबात हैं और इन कीमतों के साथ जो बाइडन भी इंतखाबात में नहीं जा सकते,
तो इसलिए अगर बाई अगस्त तेल की कीमतें नीचे आ जाती हैं, जहां है वैसे तो नीचे डाउन ट्रेंड, तो पाकिस्तान में भी तेल सस्ता किया जा सकेगा, बिजली सस्ती की जा सकेगी। तो उस वक्त मैं और आप ये गुफ्तगू कर रहे होंगे कि जी देखें हुकूमत ने 4 महीने में काबू पा लिया और वापस कीमतों को नीचे ले आए। तो इंटरनेशनल फैक्टर्स भी बहुत हैं इन माशी चैलेंजेस में, और हमारे अंदरूनी फैक्टर्स भी बहुत हैं कि किस हद तक हम टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं, किस हद तक टैक्स रिफॉर्म कर सकते हैं। तो 2 डिफरेंट एंड्स पे अगर हम सिर्फ कीमतों के तनाजुर में देखें तो मुझे सितंबर अक्टूबर में कीमतें कम होती नजर आती हैं। अच्छा मुजम्मिल साहब, अभी अगर शेख रशीद साहब की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि लाहौर और फैसलाबाद के ज़मीनी इंतखाबात में बेहतर इंतज़ामात किए जाए। जब ये इंतज़ामात की बात आती है तो वो सिंध वाले तो यकीनन इंतज़ामात पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। आपने एक चीज़ अभी कही, पॉपुलैरिटी, खान साहब की पॉपुलैरिटी, ये जितनी भी सियासी सूरत हाल है उसमें आपको कम होती हुई नज़र आई है? क्योंकि जो ज़मीनी इंतखाबात होंगे उसमें आप स्पेशली पंजाब में, लाहौर और फैसलाबाद में क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं? देखिए, अगर खान साहब को अपनी पॉपुलैरिटी पर एतमाद होता तो क्या इन ज़िमनी इंतखाबात में 8 हलकों में वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को अब टिकट दे देते? अगर उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी पर एतमाद होता तो वो अपने लोगों को टिकट देते। लेकिन 8 टिकट तो ऐसे हैं, मसलन मैं आपको बताता हूँ, बक्कर में जो सईद अकबर नवानी का हलका है, वहाँ 2018 में हफीजुल्लाह नियाजी साहब के भाई इरफानुल्लाह नियाजी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। और हम सबको पता है कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब की और इमरान खान साहब की आपस में कितनी नाराजगी है, खानदानी भी। लेकिन इस बार जब भक्कर के हलके की बात आई तो खान साहब ने हफीजुल्लाह नियाजी के भाई इरफानुल्लाह नियाजी को पीटीआई का टिकट दे दिया है, हालांकि वो मुस्लिम लीग नून में थे। तो इसलिए खान साहब ने भी जो है कोई इतनी पॉपुलैरिटी पे अगर अपनी ग्रिप समझते तो वो कभी भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को इन ज़मीनी इंतखाबात में टिकट ना देते। उन्हें पता था हर हलके में मुझे भी कोई ना कोई माड़ा चक्का विनिंग हॉर्स ढूंढना है जो इंतखाब को बना सके। अगर वो अपने कारकुनों और अपने हिमायतियों को टिकट देते तो उन्हें भी पता था कि शायद इलेक्शन के रिजल्ट्स इतने अच्छे ना आए। तो एक तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो वाकई अपनी मकबूलियत पर बैंक करते तो उन्हें अपने लोगों को टिकट देने चाहिए थे, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान को टिकट नहीं देने चाहिए थे। ठीक है। हमारे पंजाब के ये जो हलके हैं ये विनिंग हॉर्सेस के हलके हैं, धड़ेबंदियों के हलके हैं, बरादरियों के हलके हैं, और इन हलकों का बयानिए से बहुत कम ताल्लुक है। इसलिए मुझे ये मैं लाहौर की या फैसलाबाद की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी जो रूरल हलके हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी लाहौर टफ कॉन्टेस्ट होगा, देखेंगे क्या होता है। मुस्लिम लीग नून का भी गढ़ लाहौर है और इमरान खान साहब क्या अपनी ये सीटें रिटेन रख सकते हैं, ये देखने वाली बात है। ठीक है मुजम्मिल साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद कर रहे थे। सो जैसे से टाइम गुजरता जाता है उस तरह हमारी सियासी सूरत हाल भी बदलती नज़र आती है। अच्छा जी, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। कराची में बसेज आ रही हैं, कराची में कहा जा रहा है कि अब तरक्की होगी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से पहले हम देख रहे हैं कि सफाई भी की जा रही है और बारिशों से पहले नाले भी साफ़ किए जा रहे हैं। लेकिन कराची के एक नहीं अनेक मसाइल हैं, और क्या इस पर दिलजमई से, साफ नीयत से काम किया जा रहा है, इस सब पे बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। हाफिज़ साहब, मुबारक हो आपको, बसें आई हैं, आपने मुबारकबाद दी जिन्होंने बसें लाई हैं? मैंने मुबारकबाद उन्हें दी कि 14 साल में अगर तरक्याती बजट सिर्फ देख लिया जाए, सिर्फ तरक्याती बजट, तालीम नहीं, सेहत नहीं और दीगर बजट नहीं, तो वो बनता है 23.49 बिलियन डॉलर 14 साल का। उस वक्त की वैल्यू के मुताबिक जो बजट इन्होंने रखा था तो ये बन गया डॉलर में, और इसको जब रुपए में कन्वर्ट करते हैं आज की वैल्यू में तो 5000 अरब रुपए का। तो मुझे ये बता दें कि 5000 अरब रुपए में कितनी बसें आ गईं, कितनी सड़कें बन गईं, पानी का मंसूबा कराची का K4 बन गया, क्या कराची में जो है वो पूरे सिंध के अंदर कोई इनकलाब आ गया, कोई ज़राई इनकलाब आ गया, कोई तामीरात का इनकलाब आ गया, लोगों को घर मिल गए, क्या लाड़काना डेवलप हो गया, क्या नो डेरो डेवलप हो गया, क्या नवाबशाह हो गया, क्या हैदराबाद और कराची में? कुछ भी नहीं हुआ। 5000 में से 500 अरब रुपए भी बहुत बड़ी रकम है जो 14 साल में इन्होंने तरक्याती बजट में प्रॉपर खर्च किए हों। 500 भी बहुत बड़ी रकम है।
तो अब ये 14 साल के बाद, जिसको 8-9 साल से ऐलान कर रहे थे कल आ जाएंगी परसों आ जाएंगी, बल्दियाती इंतखाब से कुछ पहले ये बसें लाकर ये कह रहे हैं चंद अरब रुपए की कि हमने फतह कर लिया कराची, तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती शर्म की। इनसे मैं सवाल करता हूं कि केसीआर के लिए, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए इनके बजट में लास्ट ईयर 27 अरब रुपए रखे गए थे, उसमें से सिर्फ 1.5 अरब रुपए क्यों खर्च किए? आपने केसीआर के लिए पिछले 14 साल में क्या किया? बंद हुई है सर्कुलर रेलवे, हर साल बजट रखते हैं। आपने अभी तक रिहेबिलिटेशन प्लान नहीं बनाया कि जो लोग रेलवे की लाइनों के इर्द गिर्द रहते हैं उनको रीसेटलमेंट करनी थी। हर कंपनी जो बाहर की आती है, जापान की कंपनी कोई भी, वो कहती है पहले रीसेटलमेंट प्लान दिखाओ, वो काम नहीं करते, लोगों को पैसा नहीं देना चाहते, कंपनसेट नहीं करना चाहते। कराची के साथ ये सलूक है कि कचरा कुंडी बनाया हुआ है। सिर्फ इलेक्शन से पहले स्वीपर आपने लगा दिए कि वो सुबह साहब को झाड़ू देते हुए नजर आ जाएं, वो भी मेन सड़कों पे आपको ये काम नजर आएगा। तो ये जो धोखेबाजी का निजाम है कि इलेक्शन से पहले लाइनें बिछा दो, मैं पूछना चाहता हूं ये पानी लाओगे कहां से? 580 मिलियन गैलन यानी 58 करोड़ गैलन मिल रहा है, जबकि हमारी जरूरत जो है इस वक्त कम से कम 160 करोड़ गैलन है। तो आप मुझे बताइए, अच्छा जो मिल रहा है वो भी टैंकर माफिया है। क्या पीपल्स पार्टी ऐलान कर रही है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले हम खत्म कर रहे हैं टैंकर माफिया को? ये जो अरबों रुपए की इनकी करप्शन है वो खत्म करने का ऐलान करें। ये जो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 174 मिलियन गैलन, ये 17 करोड़ गैलन लीकेज हो जाती है, ये लीकेज नहीं है। इसमें से लीकेज तो जो है तकरीबन 30% होगी 174 में से। ये तो असल में जो पानी नलकों में नहीं आता वो खरीदना पड़ता है, टैंकरों में आता है, पानी तो होता है। तो इसलिए एक डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम ठीक नहीं है, दूसरा पानी की फराहमी नहीं है। बुनियादी जरूरत हमारी पानी है, उस पर हम बिल बिला रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध हुकूमत ने क्या किया? ठीक है, ये विफाक का सब्जेक्ट है, लेकिन आपकी हुकूमत 14 साल से यहां पर हो और एक प्राइवेट माफिया दहशतगर्दी कर रही हो, पूरे शहर को बर्बाद करके रखा हुआ है के इलेक्ट्रिक ने इस वक्त, लेकिन सूबाई हुकूमत कोई रोल अदा नहीं कर रही। सबके खांचे बंधे हुए आप जैसे पानी सब की जो है वो बात कमाते हैं। कलामी की माजरत, आप पानी के हवाले से बात करें, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला ना, इसमें एकदम से तो काम नहीं हो जाएगा। बट अगेन वही बात, क्या हम इसको एक छोटा सा अच्छा स्टेप नहीं समझ सकते कि कराची में बसें आ रही हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट का मसला हमारा हल होगा? हो सकता है कि अब इतनी अक्ल आ जाए कि ये एक अच्छे दौर का आगाज हो। मेरी बहन, ये बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं हमें, लेकिन हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं, इसी शहर में रहते हैं और इन पार्टियों को देखते हैं ये कराची को कितना ऑन करते हैं। भाई 240 बसें आ गई, मैं कहता हूँ चलो आ गई, ये तो हमारा हक है ना, कोई खैरात तो आप नहीं दे रहे, ये तो हमारे टैक्सों के पैसे हैं। इनके वालिदैन का क्या है? 5000 अरब रुपये हमने दिए, कराची के लोगों ने टैक्स देते हैं, तो सूबे का 98% बजट हम देते हैं। जब हम देते हैं तो हमें पानी दो, हमें बिजली दो, हमें गैस दो, हमें ट्रांसपोर्ट दो, हमें ट्रांसपोर्ट का सिस्टम दो। 6 साल में एक ऑरेंज ट्रेन नहीं बनाई, वो भी बल्दियात से पहले इफ्तिताह कर देंगे, 1.5 किलोमीटर की है। तो भाई ये हमारा हक है, और इस हक में से आप हमें 1% देकर हमें धोखा देते हो कि हमने तुम पर एहसान किया है। हम इसके खिलाफ हैं। बस आ गई है, खुश आमदेद, आपने कही चले ये काम कर ही दिया। 8 साल बाद आपकी 240 आप कह रहे हैं अभी भी पूरी नहीं आई है, और उसमें भी शक है कि कराची को शायद 130 ही मिले। चले मैं कहता हूं 240 नहीं तो 220 मिल जाएंगी, लेकिन 220 बसें नहीं, इमीडिएटली कराची को 2000 से 8000 बसें चाहिए। और भाई केटीसी की बसें ही सिर्फ 1.5-2 चलती थी जब ये बंद की थी, और उस वक्त पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की हुकूमत थी। आप बताइए कि जो यहाँ सर्कुलर रेलवे चलती थी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये खबर छपी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी, तो मेट्रो ऑरेंज जो ट्रेन है लाहौर में, उसमें 70,000-75,000 मुसाफिर बढ़ गए योमिया। हमें खुशी हुई कि एक फैसिलिटी हमारे लाहौर के शहरियों को मौजूद है। कराची के लोग किस में बैठेंगे? कराची के वादों और आसरों में बैठेंगे हाफिज साहब, वादों और आसरों में बैठेंगे। अच्छा, मैं जरूर बिजली पे भी आना चाहूंगा, मैं बिजली पे मामले पे जरूर आना चाहूंगा, क्योंकि आप ही वोकल हैं, आपके अलावा तो कोई नहीं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा छोटी सी मजीद बात ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात यह है कि ये आ गई नई बसें, बहुत अच्छी बात है। अब ये चलेंगी उसी रूट पे जिस रूट पे चलती पुरानी बसें। पुरानी बसों को कहा है कि जी हम इनको बंद कर देंगे अनटिल एंड अनलेस अपने आप को ये ठीक नहीं कर लेती। क्या बेवकूफ़ बनाने की कंपनी खोली हुई है सबके सबने। कौन सी सड़कों पे पुरानी भी नई बसें भी इकट्ठी चलाएंगे? जब पुरानी नई बसें इकट्ठी चलेंगी, क्योंकि आपको पता है पुरानी बसें बंद करना इतना आसान काम नहीं है, अगर पुरानी नई बसें इकट्ठी चलेंगी तो फिर ये बाकी मोटरसाइकिल, ये चिंची, रक्शे, प्राइवेट कारें, ये कहाँ, इसके लिए क्या हवा में चलेंगी?
यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि कोई प्लान नहीं है, सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। इन्होंने मूंगफली का दाना दे दिया, ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया और हमें खुश कर रहे हैं कि हमने कराची की ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर दिया। आप कैलकुलेशन तो करें, एक बस के अंदर कितने मुसाफिर बैठेंगे, वो सुबह पीक आवर्स में 3 से 4 घंटे में कितनी बसें चलेंगी, एक एक रूट पे 7 रूट बनाए आपने, हर रूट पर मिलियंस ऑफ पीपल चलते हैं। तो आपने तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं दिया और हम पर एहसान कर रहे हो। यार हमें बसों की भी जरूरत है, हमें लाइट रेल की जरूरत है, हमें मास ट्रांजिट की जरूरत है। जब तक आप लोग विराजमान रहेंगे और ये तीनों चारों विफाक और सूबे की हुकूमत ये कराची को कुछ नहीं देंगे। हाफिज साहब, हमें वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बेहद शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि माशाल्लाह से कराची वालों को आखिरकार इंतजार के बाद इतनी अच्छी बसें हमें नजर आ जाएंगी सड़कों पे चलती हुई। लेकिन शिकवा वही है कि इतनी बसें जो है वो लेकर आई कराची की आवाम के लिए, क्या ये काफी हैं 3 करोड़ आबादी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया आपका। पहले मैं कहूँगा जी, ये कराची डिजर्व करता है और कराची की ज़रूरत है और इसीलिए ही गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये सहूलत शुरू की है। लेकिन ये सिर्फ ये काफ़ी नाकाफ़ी है और इसके साथ साथ हम सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करें कि बस अगर 250 बसेस आ गई तो मतलब हमारी जान छूट गई, ऐसा पसंद नहीं है। ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट वो चल रहा है, ऑरेंज लाइन भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसको भी पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा और मजीद बसेस भी कराची के लिए उस पर काम हो रहा है। जो KCR है उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि जी इसको सिंध गवर्नमेंट के हवाले किया जाए, कराची सर्कुलर रेलवे को, और उसको उसी पे कैसा बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ों पे काम हो रहा है और फेडरल गवर्नमेंट ने आमादगी भी जाहिर कर दी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब से चीफ मिनिस्टर साहब की बात हुई कि फिर अभी ख्वाजा साद रफीक साहब आए हुए थे, उस पर भी इस बात को तय किया गया कि जी बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो जाएगा KCR का सिंध गवर्नमेंट को, तो उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। और रेड लाइन जो है वो भी BRT है और उसके लिए भी जो है उसका भी काम शुरू हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस वक्त जो है वो काम चल रहा है। अच्छा तो एक प्रोजेक्ट की काफी सारे प्रोजेक्ट हैं और इंशाल्लाह ताला ये सारे प्रोजेक्ट मिलकर कराची का मसाइल जो है उसमें काफी हद तक बेहतरी आ जाएगी। शर्जील साहब, ये पुरानी बसेस का क्या होगा? क्योंकि आपको पता है कि इनको बस करना भी, इनको बस को जो है वो ख़त्म करना या इनको अचानक से कह देना कि हम ख़त्म कर रहे हैं, ये मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इनका क्या होगा? देखिए जी, आपको बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मैं ये रिप्लाई करूंगा कि जिस रूट पे भी हमारी ये बसेस चलेंगी, चाहे वो BRT हो या इंट्रासिटी बसेस हो, उस रूट पे हम ये पुरानी बसेस जो है इनको हम बंद करा देंगे और इनको फिर हम दूसरे रूट पे भेज देंगे। जब तक ज़ाहिर कराची कराची में बहुत ज़्यादा बसेस चल रही हैं, तो ये तो नहीं कि अगर एक बस सर्विस आ गई तो सारी कराची में ख़त्म हो जाएगी एट अ टाइम। लेकिन जिन बसेस पे जिन रूट पे चल रही हैं, नई बसेस चलेंगी, उस पर पुरानी बसेस नहीं चलेंगी। नंबर 1। नंबर 2 बात मैं अर्ज कर दूं कि मैंने खुद ट्रांसपोर्ट से मीटिंग की है और ट्रांसपोर्ट हजरात को हमने ये ऑप्शन भी दिया है कि जी गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडी देने के लिए तैयार है और जो और आपको हेल्प चाहिए आप आपस में भी कंसोर्शियम बनाएं, आप इस तरह की बसेस लेकर आएं। आपको रूट्स गवर्नमेंट देती है, आपको इंश्योर करती है कि रूट्स आपके पास ही रहेंगे और इस बीच में अगर आपको गवर्नमेंट जो भी हेल्प चाहिए गवर्नमेंट करेगी। तो फिर ट्रांसपोर्टर से हम बातचीत कर रहे हैं कि वो पुरानी बसेस खत्म करें और इस तरह की नई बसेस लेकर आए। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, आप अभी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, मैं चाहूंगी शर्जील इनाम मेमन भी इस वक्त मौजूद है, अगर आप उनके सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखें और शर्जील साहब रिस्पॉन्ड करें। नहीं, बिल्कुल रिस्पॉन्ड करें, लेकिन मुझे आप ये बताएं 240 बसें हैं और 7 रूट हैं फी बस, और उसमें से भी लाड़काना की भी शायद 10 बसें हैं और भी मेरे ख्याल है कि दूसरी जगहों पे भी आप शायद इसको करेंगे। लेकिन मैं 230 और 240 भी मान लूँ तो आप मुझे बताएं कि ये जो 7 रूट हैं इसमें से एवरेज 30 बसें आएंगी। 30 बसों में आने की भी होती है, जाने की भी होती है। आप मुझे बताएं कि ये 30 बसें आप कहते हैं कि हम बाकी बसों के वो ख़त्म कर देंगे और ये मतलब देखें गंजी क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी। आप मुझे बताएं तो सही कि ये 30 बसों से आप उस रूट का मसला कैसे हल कर सकते हैं। 14 साल में शर्जील इमरान मेमन साहब आपकी की मिनिस्ट्रियाँ होती थीं जो हर साल ऐलान करते थे कि हम इस साल 200 बसें ला रहे हैं, उस साल 400 बसें ला रहे हैं। 14 साल में जाकर आपकी ये 240 बसें आई हैं और आप जिस KCR की बात कर रहे हैं उसमें पिछले साल आपने 27 अरब रुपए का बजट रखा था जिसमें से 1.5 अरब रुपए खर्च हुए हैं, कहाँ हुए हैं मुझे नहीं पता।
तो सिंध हुकूमत अगर हर चीज़ से अपने हाथ उठा लेगी, ठीक है बड़े प्रोजेक्ट्स विफाक की जिम्मेदारी होते हैं, लेकिन अब तो आप विफाक में भी हैं। अगर K4 मंसूबे के लिए आप कहते हैं कि 98 अरब रुपए हमने मंजूर कर दिए और PSDP जो होता है पाकिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें से 20 अरब रुपए रखे हैं, तो ये तो धोखा है कि अगले साल कैसे बनेगा जब आप कहते हैं सितंबर 2023 में हम बनाएंगे। इसी तरह कराची सर्कुलर रेलवे के लिए तो तकरीबन 14 मरतबा इसके ऐलानात हुए हैं और 4-5 दफ़ा इसके इफ्तिताह हुए हैं। लास्ट इफ्तिताह शेख रशीद साहब ने किया था और फिर इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, उससे पिछली गवर्नमेंट में भी ऐलानात हुए थे, हर गवर्नमेंट में सूबाई हुकूमत में आप थे। तो कराची की KCR का जो मामला उठाया है, शर्जील नाम मेमन से पूछते हैं। शर्जील साहब, KCR का मामला सर बताइए। जी मेरे भाई सही फरमा रहे हैं, मैं उसको बात कर दूं कि KCR अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम PTI का रिजीम था, PTI की गवर्नमेंट थी और कराची में KCR के लिए उस वक्त भी CPEC का हिस्सा बन चुका था। अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट ने उसको फिर कंटिन्यू नहीं होने दिया और फिर KCR जो है वो डिटैच हो गया CPEC से। अभी भी हमने फेडरल गवर्नमेंट से 2 अपीलें की थी। एक अपील ये की थी कि जी हमें फौरी तौर पर इसको एक तो CPEC का हिस्सा बनाएं आप और इसको सिंध गवर्नमेंट के हवाले करें, और हम लोग रेडी हैं। हमारी चाइनीज से भी बात हो चुकी है, काफी हद तक हम लोग उसमें आगे जा चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला हाफिज साहब को मैं याद कर लूँ कि इनको नजर आएगा कि सिंध गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स में बाकायदा और डे टू डे बेस हम आपको रिपोर्ट देंगे। ये नहीं कि जी आज TV शो पे हम आ गए, हम कह के चले गए और फिर जो है वो देखी जाएगी। डे टू डे बेसिस अभी हम लोगों की एवरी डे हर प्रोजेक्ट पे मीटिंग होती है। हम हर प्रोजेक्ट की मीटिंग को TV पे हाईलाइट या मीडिया को हाईलाइट नहीं करते, लेकिन हमें पता है कि ये सारी चीजें भी जो चली हैं, जिस तरह चल रही है, इसमें किस हद तक चैलेंजेस होते हैं, किस हद तक हमें चीजों को फेस करना पड़ता है। लेकिन और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। किसी रूट पे चलाने के लिए 10 जगहों से आपको उन चीजों से गुजरना पड़ता है प्रोसेस से, तो गुजर रहे हैं। लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं हाफिज साहब से कि आपको बहुत बेहतरीन नजर आएगी, ये आपको कमिटमेंट है। और मैं इसके साथ थोड़ा एक और चीज ऐड कर लूं कि अभी मेरी टर्किश कंपनी से और चाइनीज कंपनी से हमारी बातचीत हुई है। हमने उनको कहा है कि जी क्योंकि बस जब आप बाहर से इम्पोर्ट करते हैं ना, जरा वो एक एक्सपेंसिव पड़ती है, आपको पता डॉलर के रेट और बाकी सारी चीजें, तो हमने उनको इस चीज पे आमादा कर दिया है इंशाल्लाह ताला कि 2 कंपनीज यहाँ पे अपना प्लांट लगाएंगी। कराची में इनकी बसों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। जिस तरह आपको पता है बाकी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है, तो ये सारी बसेस जो है इस तरह की रिलेटेड बसेस को एक मुख्तलिफ कंपनीज की, वो जब यहाँ मैन्युफैक्चर होगी तो उसकी कॉस्ट कम होगी। जब उनकी कॉस्ट कम होगी उसके साथ जो है एक तो बाहर से जब प्लांट्स आएंगे तो ये आपके पास मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, फिर आपके यहाँ के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। ठीक है शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। मैं हाफिज साहब एक सिर्फ मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कोशिश करेंगे कि शर्जील साहब भी मौजूद रहें और इस बहस को हम मजीद जारी भी रखें। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे कराची के देरीना मसाइल की और उनके हल की। हमने आज कोशिश की कि 2 जो हैं हम डायरेक्शंस पे फॉलो करें और बिठाएं 2 लोगों को और बात करें, डिस्कस करें कि आखिर इश्यूज सॉल्व कैसे होंगे। हमारे साथ जो है शर्जील इनाम मेमन साहब भी होंगे, इसके साथ साथ हाफिज नईम उर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, हमने ट्रांसपोर्ट की बात की, पानी की भी आपने बात की, आइए अब आपको ले चलते हैं हम एक टॉर्चर सेल में। और टॉर्चर सेल ऐसा है सर कि वो कहते हैं ना कि आंख लगती है तो जंजीर हिला देते हैं। ये शेर इतने अरसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कहा गया था और आज ये सादिक आ रहा है कि जहां पे रात 12:30 बजे लाइट जाती है, 2 बजे आती है, अभी आंख लगती नहीं कि जंजीर हिला देते हैं। सुबह 5 बजे फिर लाइट ले ली जाती है। इससे बेहतर तो कोई टॉर्चर सेल है ना सर? बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। बस मैं 1-2 जुमले पिछले वाली बात पे कर दूं, जो आपने सर्कुलर रेलवे की बात की थी। शर्जील साहब आए लाइन पे तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि 14-15 साल से ये मसला चल रहा है। जब भी बात आती है रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए लोगों पर ख़त्म हो जाती है और सिंध गवर्नमेंट उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कोई इंतज़ाम नहीं करती। जिस तरह नेमतुल्लाह खान ने लियारी एक्सप्रेस वे बनवाया था तो फिर उसके साथ सबको 14,000 ख़ानदानों को दूसरी जगह बसाया था, तो इतनी बड़ी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत
इतने बड़े बजट के साथ ये काम क्यों नहीं कर सकती। यहीं पर आकर मामला रुक जाता है और ये प्रोजेक्ट नहीं होता। तो ये इनसे ज़रूर पूछिएगा। जहां तक इस आपने जेल खाने की या आप टॉर्चर सेल की बात कर रहे हैं, ये भी 17 साल हो गए। 2005 में इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई थी, फिर 2009-10 में इसकी दोबारा दूसरी कंपनियों को ताज़ा दम बेच दिया गया था। इतनी लंबी कहानी है तो के इलेक्ट्रिक की, और इस कहानी में वो सारे किरदार मौजूद हैं जो हुकूमतों में शामिल हैं। इसमें पीपल्स पार्टी, इसमें नून लीग, इसमें पीटीआई, इसमें एमक्यूएम, जितनी हुकूमती पार्टियां हैं सब जो है वो इनके साथ मिले हुए हैं। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि प्रॉफिट कमा रहा है ये इदारा मुसलसल, इसको सब्सिडी मिल रही है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसने अपना कोई एग्रीमेंट पूरा नहीं किया, इसने जनरेशन नहीं की जितनी 3 साल में करनी थी वो 17 साल में भी नहीं की है। इनका प्लांट वो कहाँ चला गया, 500 मेगा 450 मेगावाट का, जिसको हर महीने कहते हैं कि अगले महीने चल जाएगा। इन्होंने 100 बिलियन 100 अरब रुपए से ज्यादा इनके जिम्मे वाजिबुल अदा हैं सुई सौदन गैस के, वो नहीं दे रहे, लेकिन इनको गैस मिल रही है। इन पर हर गवर्नर फिदा होता है, हर विफाकी वजीर फिदा होता है, किसी भी पार्टी का हो। इनके खिलाफ FIA कुछ नहीं कर सकती। इमरान खान साहब जैसे ईमानदार आदमी भी मना कर देते हैं कि अबराज गुरु पर आरिफी नकवी के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये कौन सी गीदड़ सिंगी इनके पास है, ये कौन लोग हैं जो हम पर मुसल्लत हैं। अगर इनका इतना मसला है तो भाई इनका लाइसेंस साहब ये कौन लोग हैं और किस तरह मुसल्लत हुए हैं, ये शर्जील इनाम मेमन साहब हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। शर्जील साहब, ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो देखा चले कुछ बेहतर काम हो गया, ये बिजली का मसला कब हल होगा? ये मेरा खुद एक्सपीरियंस है कि मेरे घर रात 12:30 लाइट गई और सुबह 6:30 बजे आई। एक छोटा बच्चा, तो वो माएँ जो कि बच्चों के साथ हैं या वो बुजुर्ग जो बीमार हैं, कब तक बर्दाश्त करेंगे ये? जी, मैंने खैर पूरी गुफ्तगू नहीं सुनी, अभी मुझे कॉल पे लिया गया। अगर आप मेरे ख्याल से आप के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, जी एग्जैक्टली, हाँ जी, के इलेक्ट्रिक के लिए डेफिनेटली उस पर बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है, और के इलेक्ट्रिक को, हेस्को हो और जितने भी इस तरह के इदारे हैं वो अभी तक रिलीफ नहीं दे सके हैं। ये प्रॉफिट भी ले रहे हैं अच्छा खासा, और उस प्रॉफिट के बाद जो उन्होंने सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो खर्चा करना है, जो उन्होंने अपने लाइंस को ठीक करना है, जो अपने उन्होंने नेटवर्क को ठीक करना है, वो उतना नहीं कर रहे हैं। तो ये रिजर्वेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को पहले भी पहुंचाई गई है, आप भी पहुंचा रहे हैं, और मतलब ये नहीं कि ये इदारे लॉस में चल रहे हैं। ये इदारे खासतौर के इलेक्ट्रिक की मैं बात करूँ, के इलेक्ट्रिक जो है वो प्रॉफिट में चल रहा है, और वो इस तरह की अपनी इम्प्रूवमेंट सिस्टम में नहीं कर रहा है। जहाँ तक एस्को वगैरह की बात है, एस्को वगैरह जो है वो मैं इसका मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो गैर आईनी कर रहे हैं। और गैर आईनी में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर लेट सपोज के मैंने घर का बिजली का बिल नहीं भरा और आप मेरे बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर रहते हैं, आपने भरा है, तो वो कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं जिसकी आइन में इजाजत नहीं है। जो लाइन लॉसेस की वो बात करते हैं, लाइन लॉसेस में इनके पास इतना नेटवर्क होना चाहिए कि अगर मैं बिजली का बिल नहीं भरा तो मेरी लाइट आप डिस्कनेक्ट करें, पूरे मोहल्ले की ना करें। इंटीरियर में सिंध के रूरल एरियाज में होता ये कि गांव से वो पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर लेकर चले जाते हैं जी। अगर उस किसी एक विलेज में, किसी एक मोहल्ले में 4 आदमी डिफॉल्टर हैं तो आप 40 लोगों को पनिशमेंट नहीं दे सकते। ये लाइन लॉसेस का जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, जिससे शहर में लोग बेजार भी हो रहे हैं, तो वो इनका लाइन लॉसेस का क्राइटेरिया के इलेक्ट्रिक का भी यही है कि जी यहाँ से हमें बिल की रिकवरी कम होती है। तो बिल की रिकवरी कम होती है, जो शख्स आपका डिफॉल्टर आप उसको पनिशमेंट देना। ये तो आप नहीं कर सकते कि पूरे सिस्टम को आप पनिशमेंट देंगे, पूरे इलाके को आप पनिशमेंट देंगे। तो ये इनकी अपनी नाअहली है जिसको ये इस तरह लोग रद्द कर रहे हैं। शर्जील साहब देखिए, अब आप तो क्योंकि टेलीफोन लाइन पे है ना, हाफिज साहब क्योंकि देख भी सकते हैं, तो मैं 10 बदस ये हाथ जोड़ के ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपकी हुक्काम से बात हो, आपकी भी सर और आपकी दोनों की, उनसे सिर्फ इतना कहिएगा कि ये शेड्यूल करने का कौन सा नया तरीका है कि आप आधी रात में ले लें और आधी रात में लेते रहें वक्फे से। कोई मुझे इतना तो बता देना कि नफ्सियात पे इंसान के वहाँ पे क्या लोग सुबह में काम पे जाते हैं, खातीन उठ के, लोगों की प्रोडक्टिविटी में मसला हो रहा है, लोग चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। कोई मुझे इनसे ये उनका कोई थॉट प्रोसेस सोच के बताए ना कि अगर ईंधन नहीं मिल रहा और बिजली सही प्रोड्यूस नहीं हो रही, यार आप पूरा दिन ले लें पूरा दिन बिजली, हम इस नहज तक आ गए हैं। लेकिन आधी, और आप गर्मी देख रहे हैं, आधी रात में लाइट ले लेते हैं, ये इंसान को पागल ही बना रहे हैं ना। फैसल साहब, आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, और ये
वाकई जब कोई इंसान अगर अपनी नींद पूरी नहीं कर सकेगा तो वो काम क्या करेगा, वो मजदूरी क्या करेगा और इस गर्मी में किस तरह करेगा। लेकिन आपको पता है कि मैं फिर कराची का बिल्कुल सीरियस मसला है, मैं उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं आपको देही इलाकों की मिसाल दूं कि हमारी वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, अब जेकबाबाद, नवाबशाह, इस तरह के दादू में यहाँ पे मतलब 48-47 तक भी टेम्परेचर जाता है। वहाँ पे बिजली के आलम की ये इनकी मयार ये है कि 16 घंटे 18 घंटे लाइट नहीं है। हैदराबाद में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद रूरल है, मेरा अपना घर भी हैदराबाद रूरल में। हैदराबाद रूरल में हर 5 मिनट के बाद लाइट जाती है, हर 5 मिनट में लाइट आती है। मतलब ये मैं समझता हूँ कि इन इदारों की बहुत बड़ी नाकामियां हैं और ये इदारे अब बेहतर होने चाहिए। इनको अपने नेटवर्किंग ठीक करनी चाहिए जब बिजली के रेट्स भी बढ़ने सकते। मतलब मैं इस चीज में कहीं भी आपको डिसएग्री नहीं कर रहा और ये नाअहली है इन इदारों की कि वो अपने सिस्टम को ठीक नहीं करते, उसकी सजा आवाम को दे रहे हैं। एग्जैक्टली और शर्जील साहब बिल्कुल आप कह रहे हैं ना, आवाम को सजा मिल रही है। अब आवाम सड़कों पर है, माड़ीपुर हो गया, माइकोलाची हो गया, क्लिफ्टन, ये वो जगह हैं, वो रोड्स हैं जहां पर अभी स्टिल लोग एहतजाज कर रहे हैं। आपसे कोई उनका राब्ता हुआ या आपने राब्ता करने की कोशिश की, कुछ उन्हें मनाने की कोशिश की, थोड़ी तसल्ली देने की कोशिश की? देखिए जी, बिल्कुल इस बात जैसे इब्तला मिली थी तो KLH के हुकाम से बातचीत भी की है मुतल्लिका लोगों ने और KLH को भी कह रहे जी आप चीज़ों को ठीक करें और पुलिस को भी इंगेज किया कि उन लोगों से बात करें और इनके जायज़ तरीके से इनको मतलब इस तरह मसले हल करें कि खुदा न खासा कोई सिचुएशन भी क्रिएट ना हो। और उनके ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन ग्रीवेंस का मकसद मैं ये भी कह दूंगा कि ये भी नहीं कि आप सड़कें बंद कर दें, रोड बंद कर दें। आप उसमें भी सोचेंगे कोई अगर मरीज है तो उसके साथ क्या असर होगा, या लोगों की जो लोग कारोबार के लिए निकले हुए हैं वो अगर ब्लॉक है तो ये भी कोई तरीका ठीक नहीं है। यहाँ पे चले अगर किसी की गलती है तो जिसकी गलती है उसकी सजा आप दूसरों को तो नहीं दे सकते, आप पब्लिक को नहीं दे सकते। ये अगर आप सड़कें बंद करके एहतजाज करें तो आप पब्लिक को सजाएं दे रही है। लेकिन बात यही है ना शर्जील साहब कि इतनी गर्मी में दिमाग किसका चलता है। हाफिज साहब, आपने भी शर्जील साहब की बात सुनी, शर्जील साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो मुझे ज़रा ये बताएं ना कि ये किस थॉट प्रोसेस के तहत रात के 12 बजे लोगों को, कराची के लोगों को इस गर्मी में ये सजा दी जा रही है? थोड़ी मेरी बात सुनिएगा जी। अब शर्जील साहब वफाकी हुकूमत में इनके 11 गुजरा हैं, ये भी वफाकी हुकूमत हैं। जब ये बार बार के फरमा रहे हैं ना शर्जील भाई कि हमने वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट कर ली है, तो बोले हमने अपनी हुकूमत से रिक्वेस्ट कर ली है। ठीक है, आपकी हुकूमत है, आपने मिलकर ये अरेंजमेंट किया है और आप PDM इस वक्त हुकूमत में और माशाल्लाह ठीक ठाक वजीर हैं इनके, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो K इलेक्ट्रिक है, ये K इलेक्ट्रिक 2005 में प्राइवेटाइज हुआ और 9-10 में दोबारा प्राइवेटाइज हुआ दूसरी कंपनियों को। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 50 अरब रुपए उस वक्त लाइबिलिटी थी जो जरदारी साहब ने अरेंजमेंट किया और ये लाइबिलिटी सिंध हुकूमत ने अपने जिम्मे ली। गोया कराची के अवाम, 98% तो कराची के लोग देते हैं, कराची के अवाम के ऊपर ये 50 अरब रुपए लाद दिए गए और उनकी लाइबिलिटीज़ जो है वो उनको निकाल कर नई ताज़ा दम कंपनियों को शेयर दे दिए गए और कैमन आइलैंड में जाकर उन्होंने रजिस्टर कराया कि आप ट्रांसफ़र होंगे तो उसके पैसे भी हमें नहीं मिलेंगे टैक्स के। अब बताइए जनाब आली कि ये सारे लोग अब हुकूमत के अंदर शरीक भी हैं, तो K इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट कंपनी इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? इतनी भारी भरकम पार्टियां मौजूद हैं, PTI ईमानदार पार्टी भी उसको कुछ नहीं कहती, पीपल्स पार्टी भी कुछ नहीं कहती, नून लीग भी कुछ नहीं कहती, MQM तो हर हुकूमत में शरीक होती है और ये आवाम का बेड़ा गर्क करते चले जा रहे हैं। मैं इनसे ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि इनका लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं होता? वो कौन सा दुनिया में एग्रीमेंट होता है जिसमें आप बन जाते हैं तो कोई कुछ भी करता रहे, आप उसका लाइसेंस, वो तांबा चोरी कर लें, वो अपनी जनरेशन पूरी ना करें, वो ट्रांसमिशन ठीक ना करें, वो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क ठीक ना बनाएं, ये पता है क्यों रात को लाइट भेज रहे हैं, क्यों लोगों को एहतजाज पे मजबूर करें? मुझसे पूछें आप। ये मिली भगत होती है हुकूमत, नेपरा और K इलेक्ट्रिक का एक शैतानी इत्तेहाद होता है। ये इस तरह के हालात बना देते हैं जिसमें फिर हुकूमत ये कहती है कि हाँ भाई बताओ मसला क्या है आपका। वो कहते हैं हमें गैस नहीं मिल रही, इनकी गैस में इजाफा कर दिया जाता है, इनकी गैस में इजाफा कर दिया जाता है, ये ऑयल के मुताबिक हमसे पैसे चार्ज करते हैं और हर हुकूमत पहले हालात को क्रिएट किया जाता है कि जिसमें लोग सब तंग आ जाएं और बिलाखिर ये डिफेंस की लाइट भी जब बंद करते हैं तो फिर तो सारे लोग निकल कहते हैं कि भाई हुकूमती लोग भी कहते हैं कि इनका मसला हल करो और जो है लाइट नहीं जानी चाहिए। और मसला किस तरह हल होता है कि इलेक्ट्रिक को मराहत मिलती हैं, कराची के अवाम को कुछ नहीं मिलता, हमारी ओवर बिलिंग कम नहीं होती, हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट चाह। भाई तुम एक कंपनी हो,
एक कंपनी यहां पर काम कर रही है, अगर आपको गैस नहीं मिल रही आप ऑयल पे चलाएं। आप बताएं आपके ऑयल के रिजर्व्स कितने हैं, पूछे तो सही, कोई पूछने वाला है इनसे? कोई पूछे कि ये RLNG पे गैस लाते हैं तो इजाफी रकम हमसे क्यों चार्ज करते हैं? ये प्राइवेट कंपनी, जब कंपनी कोई काम करती है तो लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, तो आप अपने प्रॉफिट में तो हमसे निचोड़ते हैं, लॉस में कोई चीज आपकी नहीं होती वो हम पर शिफ्ट कर देते हैं। और ये सारे वफाकी हुकूमतें और सूबाई हुकूमतें ओनरशिप ही नहीं लेती कराची की। अगर ये कराची की ओनरशिप ले रही हो तो भाई कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े मैंडेट के साथ ये पार्टियां मौजूद हों और एक कंपनी दंदनाती फिर रही हो और आप उससे उसका लाइसेंस भी कैंसिल नहीं कर सकते? मेरा मुतालबा है लाइसेंस कैंसिल करें। बिल्कुल बिल्कुल हाफिज साहब, अगर ये चीज हाथ में है ना तो फिर लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। आपसे और शर्जील साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट साथ रहिएगा। हमारे रिपोर्टर शाहनवाज अली कादरी उसी जगह पर मौजूद है जहां पर इस वक्त कराची की अवाम एहतजाज करिए बिजली ना होने की सूरत में, कि बिजली घरों में नहीं है, अवाम परेशान है, सड़कों पर मौजूद है। शाहनवाज बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल बिजली की सूरत हाल, अगर आप बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जो शहर भर में जारी है उसका जो खमियाजा है वो आम शहरी भी भुगत रहे हैं। इस वक्त माड़ीपुर रोड पर, मैं इस वक्त माड़ीपुर रोड पर ही मौजूद हूँ जहाँ कल 4 बजे से एहतजाज किया जा रहा है। और ये एहतजाज क्यों हो रहा है? सिर्फ इस वजह से कि लियारी आगरा ताज कॉलोनी और जो दीगर मुल्लिका इलाके हैं यहाँ पर कई घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर में जो ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट साउथ में बदतरीन ट्रैफिक की सूरत हाल हो चुकी है। पंजाब कॉलोनी तक जो है ट्रैफिक की लाइनें लगी हुई हैं। अगर मेरे कैमरामैन कामरान आपको दिखा सके तो ये वो कट है जो ब्रिज जैसे ही यहाँ से ख़त्म शुरू होता है और उसके बाद फिर यहाँ से माड़ीपुर रोड जाता है। आपको सामने की जानिब नज़र आ रहा होगा कि कितने यहाँ पर जो है हैवी ट्रैफिक है वो यहाँ पर फंसी हुई है और यही सूरत हाल कल से है। तो इसके बायस जो है, इसके MT खान रोड हो गया, शेरशाह रोड हो गया, माड़ीपुर रोड हो गया, यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। और जो शहरी ऑफिस के निकले थे वो अभी भी फंसे हुए हैं और यहाँ पर हमने देखा कि शहरी पैदल सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर कई मरतबा मुज़ाकरात हुए हैं लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। अब से कुछ देर कबल जो है एक पुलिस की जानिब से शहरियों पर लाठी चार्ज भी किया गया था, ताहम दोबारा जो है शहरी इस मकाम पर आ गए हैं और अभी भी जो है मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है। बदतरीन सूरत हाल है। यहाँ पर जो लोगों की गाड़ियाँ थी उनमें पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, लोग फंसे हुए हैं और अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुजाहिरीन का मुतालबा ये है कि उनकी लोड शेडिंग खत्म की जाए और का मुतालबा उनके पानी का मसला है, साउथ से लेके कराची के वस्त तक, डिस्ट्रिक्ट शर्की से लेके डिस्ट्रिक्ट गरबी तक एक ही है कि दिन भर लेनी है तो आप ले लें बिजली, खुदा का वास्ता रात में दे दें। कल रात भी हमने देखा यहाँ पे ट्रैफिक जाम था और अभी भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम है, इतना ज़्यादा कि पूरा माड़ीपुर रोड ब्लॉक है। ये लियारी आगरा ताज है। हमारे साथ मौजूद थे जमात इस्लामी अमीर कराची हाफिज़ नईम रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शर्जील इनाम मेमन साहब वज़ीर इत्तलात सिंध, और इसी वादे पे कि कराची के अवाम का ये मसला देरीना हल होगा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताएं कि जून जा रहा है, सितम ढा रहा है। एक जानिब लोड शेडिंग का अजाब है, दूसरी जानिब सूरज जो है वो आग बरसा रहा है। और ऐसे में कराची का मौसम कब होगा सुहाना? गर्मी का जोर कब टूटेगा? बादल कब बरसेंगे? क्या कराची वालों को बादल जून में नसीब होंगे या हम ये देखेंगे कि जुलाई में ही हमें बारिशें नसीब होने वाली हैं? इसी पर बात करने के लिए माहिर मौसमियात जवाद मेमन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कराची में अच्छी मॉर्निंग कब होगी? वो वाली मॉर्निंग जिसमें मौसम बड़ा मज़े का हो, हल्की हल्की बारिश हो रही हो, ठंडी हवा चल रही हो। जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग आप सबको। महक कराची में फ़िलहाल तो जून के महीने में शदीद हफ्ते गर्मी ही रहेगी और जिस अच्छी मॉर्निंग की आपने बात करी है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 या 3 जुलाई से जो है सिंध की तरफ एक मानसून का हमारा पहला सिस्टम जो है वो दाखिल होगा और कराची समेत सिंध भर में जो है वो 2 से लेके 5 या 6 जुलाई तक जो है वो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी बारिशें नज़र आ रही हैं। सही। अच्छा, तो ये अच्छी से मुराद क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा होंगी या फिर कम? कितने मिलीमीटर? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ऐसा कोई इतनी तबाहकुन सूरत हाल तो नहीं होने वाली है। स्पेसिफिकली अगर कराची की बात करें तो मॉडरेट टू आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल हो सकती है। मिलीमीटर फिलहाल कुछ बताना मुश्किल है, लेकिन टेंटेटिवली अगर बात की जाए तो 40 से 60 मिलीमीटर के आसपास जो है वो कराची शहर इस स्पेल में इंशाल्लाह उम्मीद है कि देख सकेगा।
सही। अच्छा, तो जवाद भाई ये ज़रा अगर हम कराची से निकल के बाकी सिंध के बाकी शहरों की अगर मैं बात कर लूँ तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नवाब शाह में भी बहुत गर्मी होगी 2 दिन, मोइंजोदड़ो में भी बहुत गर्मी होगी, तो बाकी सिंध के इलाकों का क्या होगा? बाकी सिंध के इलाकों में भी महक गर्मी इसी तरह रहेगी। इनफैक्ट गर्मी से ज़्यादा जो है वो हब्स की जो कैफियत है वो तकरीबन पाकिस्तान के एरियाज़ में जो है इस वक्त मौजूद है, और स्पेशली सिंध में, साउथ ईस्टर्न सिंध में भी जो है, और नवाबशाह, सेंट्रल सिंध, जिस तरीके से आपने बताया, इन सब एरियाज़ में जो है अगले 2 से 3 दिन जब तक ये सिस्टम नहीं आता है टेम्परेचर्स भी बढ़ेंगे, और टेम्परेचर से ज़्यादा जो है वो फीस लैक टेम्परेचर हब्स वाली जो कैफियत है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। काफ़ी सारे इलाकों में जो है फीस लैक टेम्परेचर 50 डिग्री को भी क्रॉस कर रहा है। अच्छा जवाद, ज़रा मैं फिर आपसे ये पूछूंगा कि हमने आगे की तो बात की, लेकिन करंटली अगर हम इस हफ्ते की बात करें, बड़ा गर्म मौसम है, ख़ास तौर पे साहिली जो पट्टी है हमारी, वहाँ पे ये इत्तलात आ रही हैं कि समंदरी हवाएं रुक जाएंगी। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? समंदरी हवाएं फैसल भाई इस वक्त रुकी हुई हैं। इनफैक्ट पिछले 2 से 3 दिन से जो कराची में आप और साहिली पट्टी के जो दूसरे इलाके हैं उसमें आप देख रहे हैं कि शदीद हब्स है। इसकी कोर वजह यही है कि समंदरी हवाएं रुकी हुई हैं, और इन हवाओं का रुकने का जो सबसे बड़ा रीजन है, इस वक्त बहरे अरब में एक लो प्रेशर सिस्टम मौजूद है ऑफ कोस्ट गुजरात, जिसकी वजह से पाकिस्तान के साहिली इलाकों में समंदरी हवाएं टोटली कट ऑफ हैं। ये सिस्टम मजीद 1 से 2 दिन जो है वो बहरा अरब में रहेगा, तो 1 से 2 दिन तो आप भूल जाएं कि समुद्री हवाएं बहाल होती हैं, और इसी तरीके की सिचुएशन जो है वो फिलहाल रवा से यही देखने में आएगा कि शदीद हब्स रहेगा। 2 से 3 दिन बाद जब ये सिस्टम इंशाल्लाह फिजल आउट होता है तो फिर कुछ हद तक थोड़ी बहुत बेहतरी हो जाएगी। सही है, ठीक है जवाद, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और मौसम कैसा रहेगा स्पेशली कराची का, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं हो रही, इसलिए ज़्यादा हमें कराची को होता है कि कब बारिश होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अबरारुल हक का मशहूर गाना है नच पंजाबन, और ये जब गाना आया था तो ये इतना मशहूर हुआ कि हर कहीं हर किसी गाड़ी में हमने ये गाना सुना। अब हुआ ये है कि भारतीय फिल्म जुग जुग जियो में इसको कॉपी किया गया है, जिस पर गुलकार ने फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर और बैनुल अक़वामी मौसीकी कंपनी के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान किया था। इस वक्त अबरार हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि ये जो हर्जाने का दावा था इस हवाले से अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है। अबरार, बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री चोरी और सरका करने में हमेशा ही आगे रही है। कभी हमारी कोई कहानी चुरा लेते हैं, कभी कोई किरदार चुरा लेते हैं, कभी हमारा गाना चुरा लिया गया है। तो ये जो छापा कॉपी पेस्ट वाला सीन है, तो आपने इस पे जो रिस्पांस दिया था, वहाँ से क्या रिस्पॉन्ड आया इस पे? बस रिस्पॉन्ड क्या करना है जी, हमेशा की तरह उन्होंने एक दफ़ा फिर एक ऐसा गाना जो 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया और उसको दुनिया हज़ारों लाखों बार मिलियंस बार सुन चुकी है, और उसको उन्होंने चोरी किया, और वो फिर चोरी भी बड़े भोंडे तरीके से किया। मुझे वो पसंद भी नहीं आया सच पूछें तो। अगर चोरी करना ही था तो मेरे से पूछ लेते कि इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, और ना मेरे से राइट्स लिए। मैं समझता हूँ ज़्यादती है, और करण जौहर का बड़ा नाम है, तो मैं तो इसको बड़ा इंटेलिजेंट समझता था कि प्रोड्यूसर है, लेकिन ये अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर बड़ा अफसोस है, और क्या कर सकते हैं हम इस हवाले से। सो दैट इज़ व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट। अच्छा अबरार, नच पंजाबन के कॉपीराइट्स को लेकर कोई कानूनी रास्ता आपने इख्तियार किया है, और क्या करण जौहर से आपका कोई हुआ है राब्ता? नहीं, करण कोई राब्ता नहीं हुआ, बस ट्वीट्स के ज़रिए ही रिस्पॉन्ड किया उन्होंने भी, और वो जो उनके आर्टिस्ट्स हैं, जी गाना बहुत पसंद आ गया है, इसलिए हमने इसको ले लिया है और हमने इसके राइट्स ख़रीदे हैं। तो अजीब सी बात है कि राइट्स तो मेरे पास है, मैंने तो बेचे नहीं उनको, तो उन्होंने कैसे ख़रीद लिए। तो जाहिर है कि फिर उसके लिए मुझे अदालत जाना पड़ा, और होपफुली जैसे उसकी ऊपर नई डेवलपमेंट्स आएंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अच्छा अबरार, इससे पहले भी आपके करीब 4 से 5 गाने ऐसे थे जिनको कॉपी किया गया, मैं चाहूँगी ज़रा वो भी आप हमारे नाज़रीन के सामने रखें। वो एक भीगा भीगा सा दिसंबर है, वो कॉपी हुआ, और उसके बाद मैं किसी गाने के शूट के सिलसिले में
इंडिया में ही था तो मेरी मुलाकात हुई। प्रीतम वहाँ के एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और 2-4 और लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। तो ज़िक्र हुआ कि आपका कोई गाना बिल्लो दे घर, मेरा चूँकि वो कॉपी हुआ था, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार दिसंबर भी कॉपी हुआ है। तो प्रीतम साहब एकदम से कहने लगे कि इब्रार भाई वो मैंने ही किया है। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैं उसको कटसी में आके मैंने कहा अच्छा मैं क्या कहूँ आपसे। मैंने कुछ नहीं कहा उस वक्त, लेकिन मैं समझता हूँ हद है। अब एक और था, असां तेरी गल करनी डैडी नाल, उसको गाया तो उसने बड़ा अच्छा, सोनू निगम बहुत सुरीला है, उसने इस तरह से कॉपी कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि आइडेंटिटी किसी आर्टिस्ट की अगर कोई चीज़ हो, शनाख्त हो उसके साथ जुड़ी, तो उसको ख़राब करने की बजाय आप उससे पूछ लें या आप उससे राइट्स ले लें, तो वो एक मुनासिब तरीक़ाकार है। तो इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में कोई ज़रूर अच्छी रिवायात कायम होनी चाहिए जो कि वहाँ पर नहीं है। अच्छा अबरार, आप हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपकी पसंद का एक अगर गाना हो जाए। You don't seem to know I do, baby. I can love you more than anybody else, I mean. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। थैंक यू सो मच अबरार, थैंक यू सो मच। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अहम खबर है, शिमाली वजीरिस्तान की तहसील दत्ता खेल में नामालूम अफराद की पोलियो टीम पर फायरिंग, 2 पोलियो वर्कर्स जाम भाग जबकि एक राहगीर जख्मी हो गया है। आपको बता रहे हैं कि शिमाली वजीरिस्तान का ये इलाका है जहां पर पोलियो वर्कर्स पर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 2 पोलियो एहलकार जाम भाग हो गए हैं और एक ज़ख्मी हुआ है। अभी की डिटेल के मुताबिक मीरान शाह पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। फायरिंग से 2 पोलियो वर्कर्स जाम भाग हुए हैं और एक राहगीर ज़ख्मी हुआ है। तहसील है दत्ता खेल जहाँ पर पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग हुई। हमने आपके साथ ये कल ही शेयर किया था कि पोलियो मुहिम जो है वो शुरू हो रही है मुल्क भर में, और अभी ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कराची का इलाका FB एरिया ब्लॉक 7, इसका 25 साला मोहम्मद आमिर हिम्मत की आला मिसाल बन गया है। खुसूसी नौजवान की खुद एतमादी की कहानी उसी की जुबानी सुनवाते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है, लेकिन फिर मैं अपने आप को देखता हूँ, बोलता हूँ नहीं बहुत अच्छा है। अल्लाह ने बहुत खुश रखा हुआ है हर हवाले से, हर चीज़ से। कहने मतलब मैं अपना इस टाइम पे अपना काम लेके बैठा हूँ, किसी की कोई मोहताजगी नहीं है, बस जो है वो नसीब से है। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मेरी एज 25 साल है। पैदा हुआ था ना तो मेरे वालिद साहब ने बहुत जगहों पे दिखाया, तो लेकिन सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, क्योंकि कहने के कि अंदर के कुछ जगह ऐसी हैं जो बिल्कुल ही सिरे से है ही नहीं, तो वो इनका इलाज नामुमकिन है। मेरे 2 हाथ और ये 2 पाँव हैं, बस यही डिफेक्ट है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इन हाथों से बहुत से काम इजीली कर लेता हूँ जो मेरे से हो पाते हैं। कहने का मतलब जैसे बैलेंस वगैरह हो गया, बाकी दूसरी चीज़ें हो गई, बाकायदा बहुत सारी चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें आसानी से बाकायदा हो जाती हैं। सारा सिस्टम ही मेरे हाथ में, क्योंकि हर चीज़ मुझे देखना पड़ता होता है, लोड मुझे करना होता है, सारी डीलिंग मुझे करनी होती है। कहने मतलब मार्केट से माल मुझे लाना होता है। इंसान हिम्मत ना हारे, सबसे बड़ी बात है हिम्मत ना हारे। हिम्मत जहाँ बंदा हार गया वो सब कुछ समझ ले ख़त्म हो गया। कुछ मले ऐसे आए जिसमें बिल्कुल ही समझ लें टूट के 4 हो गए, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे कदम उठाए, मैंने कहा या तो हार या पार, और अल्हम्दुलिल्लाह पार ही हुए। तो सलूट भी मार के जाते हैं कि यार बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप काम कर रहे हैं, कि अपना काम हो या जॉब हो, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए तो हर चीज़ पार है।
अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिनेमा घरों की रौनकें फिर से बहाल हो चुकी हैं। इंग्लिश फिल्मों के साथ साथ पाकिस्तानी फिल्में भी रिलीज़ हो रही हैं और लोग उन्हें देखने के लिए जा भी रहे हैं। सिनेमा घरों का रुख किया जा रहा है पाकिस्तानी कंटेंट को देखने के लिए, बट अगेन अभी भी कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब हमें चाहिए। पाकिस्तान भर में सिनेमा के टिकट्स बहुत महंगे हो गए हैं और हॉलीवुड अपनी बेहतरीन फिल्में दुनिया भर में नुमाइश के लिए पेश करता हमें नज़र आता है, जिनकी कहानियाँ देखने वालों को चौंका देती हैं। इंतज़ार किया जाता है कि नेक्स्ट सीरीज़ कब आएगी। अब हमारी जो फिल्में हैं उनका मयार ऐसा है कि क्या फिल्म बीनो के मयार के मुताबिक वो पूरी उतर रही है या नहीं। रेहान अहमद ने कोशिश की है इन सवालों के जवाबात तलाश करने की कि वो सवालात के जवाबात इन्हें मिलते हैं या नहीं। हाल ही में नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली हॉलीवुड फिल्मों टॉप गन मैवरिक और जुरासिक वर्ल्ड ने दुनिया भर में गैर मामूली कामयाबियां हासिल की हैं और इन फिल्मों की कामयाबियों का ये सिलसिला जारी और सारी है। सवाल पैदा होता है कि ऐसे में हमारी अपनी फिल्मी सनत कहाँ खड़ी है? क्या गैर मुल्की फिल्मों की मौजूदगी में हमारी फिल्में भी अपनी जगह बना पाएंगी? यही सवाल समा ने रखा टीवी और फिल्म की दुनिया के कुछ जाने माने लोगों के सामने। आखिर वो कौन सी कहानियां हैं जो हमारे फिल्मीन देखना और सुनना चाहते हैं? मुझे लगता है पब्लिक अब नया कंटेंट देखना चाहती है। जो उनको OTT प्लेटफॉर्म्स पे दिख रहा है वो उस तरह का कंटेंट अब पाकिस्तान प्रोड्यूस करे तो वो देखना चाहती है। अब लोगों की सोच, माइंडसेट सब कुछ बहुत बदल गया है, उनका कहानी देखने का अंदाज भी बदल गया है, तो हमें नया कंटेंट तो लाना ही पड़ेगा। समा टीवी जो है ना, उस पर जो री-एनैक्टमेंट चलती थी ना, उस तरह की फिल्में बननी चाहिए, उससे सिनेमा चलेगा। वी हैव टू मेक बेटर फिल्म्स। अगर हम अच्छी फिल्में नहीं बनाएंगे तो फिर इंग्लिश हो, इंडियन हो, कोई भी हो, उसने चलना ही है। अगर अच्छी फिल्म होगी तो मज़ा तब आए, अल्लाह करे हम वो दिन देखें कि इंग्लिश फिल्म को उतार के लोग हमारी फिल्में लगाएं। सो आई थिंक वील हैव टू कम अप विद गुड फिल्म्स और हम कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है हमारी फिल्म बहुत अच्छी है और लोगों को अच्छी लगेगी। जावेद इकबाल जैसी फिक्रअंगेज फिल्मों के खालिक अबू अलेहा का इस बारे में कहना है कि मायूस होने के बजाय ये यकीन रखना चाहिए कि नई हुकूमत के आने से उम्मीद की नई राहें खुली हैं। एक थिएटर के अंदर 10% ऑक्यूपेंसी है क्योंकि 900 रुपये का टिकट है। अगर आप टिकट 300 रुपये का कर देंगे तो हॉल बुक हो जाएगा। सिनेमा को चलाने की वही कॉस्ट है, AC की भी वही कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि एक थिएटर के अंदर अगर 150 लोग बैठे हैं तो AC ज़्यादा बिजली खाएगा और 20 लोग बैठे हैं। आई विश के हमारे सिनेमा मालिकान थोड़ा इस आइडिया को भी देख लें। हमारी कुछ पंजाब गवर्नमेंट में लोगों से बात हुई है, फेडरल में जो अभी फेडरल मिनिस्टर आई हैं वो सिनेमा की बहाली के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मरीम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने भी कोई पैकेज भी दिया, आपने देखा होगा। तो होपफुली इंशाल्लाह जल्दी कुछ अच्छी न्यूज़ हमें मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तानी फिल्मों के मुस्तकबिल के बारे में आज के मकबूल अदाकार फहद मुस्तफ़ा का कहना है कि उनकी आइंदा ईद पर आने वाली फिल्म कायद-ए-आज़म जिंदाबाद फिल्मी सनत के रोशन मुस्तकबिल की एक मजबूत उम्मीद साबित होगी। पाकिस्तान में अपनी नौइयत की बहुत अलग अलग कहानियाँ हैं जिनको किसी ने आज तक लोगों को सुनाया नहीं है। हर खित्ते की अलग अलग कहानियाँ होती हैं, हर इंसान उससे रिलेट करता है। तो शायद ये वो कहानी होगी जिससे आप भी बहुत आसानी से रिलेट करेंगे, एक आम पाकिस्तानी भी बहुत आसानी से रिलेट करेगा। इट्स अ पाकिस्तानी कॉप मूवी। तो पाकिस्तान में जिसने पुलिस से जैसे इंटरेक्ट किया है और जो पुलिस का ताल्लुक रहा है वो शायद दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखा। तो ये पहली बार होगा कि हम उस रिलेशन को आपको दिखा रहे होंगे जो कि पाकिस्तानी बेहतर समझ पाएगा। हम बेहतर फिल्में बनाएं और जितना भी बड़ा कंपटीशन हो उसको कम्पीट करें। सिर्फ क्वालिटी कैन हैव द राइट नंबर ऑफ ऑडियंस। हमें ये सिखाया गया है हमारे वालिदैन ने कि आप अपना बेस्ट शॉट दें, वो हम दे रहे हैं। जब तक कि हमारे अंदर एक हिम्मत है, हम स्ट्रगल करेंगे इंडस्ट्री के लिए और जिस दिन खुदा ना खास्ता नहीं रही तो ना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब तक खेल रहे हैं खेलेंगे, पूरा खेलेंगे। कमली फिल्म की बॉक्स ऑफिस सक्सेस आपके सामने, एक लो बजट फिल्म है, 4 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर 4-5 ऐसी फिल्में आने वाली हैं जो ऑफबीट सिनेमा से हैं और आई बिलीव कि वो अच्छा बिजनेस करेंगे। वक्त बदलता है तो तफरीह के अंदाज और तकाजे भी बदल जाते हैं। बेहतर होगा कि जल्द से जल्द हमारे फिल्मसाज भी रिवायती कहानियों से निकलें और आज के नाजरीन को वो कहानियाँ सुनाएं जो वो देखना और सुनना चाहते हैं। कैमरा टीम के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। इस पे हम बात करेंगे। फिल्म क्रिटिक उमैर अलवी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इससे पहले एक अहम खबर आ रही है। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला हल्फ के फैसले समेत दीगर दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस का फैसला आज ही करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के वकील और एडवोकेट जनरल पंजाब 12 बजे तक हिदायत लेकर पेश हों। इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे अरशद अली ने हमें ज्वाइन किया है। जी अरशद, बताएगा डिटेल्स।
जी महक, जस्टिस डॉक्टर अली खान की सरबराही पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो हमजा शहबाज के हल्फ के फैसले समेत दीगर दरख्वास्तों पर जो है वो समाअत कर रहा है। अदालत ने 12 बजे तक ये समाअत मुलतवी की है और एडवोकेट जनरल पंजाब को ये हदायत जारी की है कि एडवोकेट जनरल पंजाब 12 बजे तक जो है वो पंजाब हुकूमत से हदायत लेकर पेश हों कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो कब बुलाया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी अदालत ने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब इजलास बुलाने के हवाले से हुकूमत से तमाम तर जो हदायत हैं वो लेकर पेश हों। ताहम बेंच के रुकन जस्टिस शाहिद जमील ने कहा कि वज़ीर आला का ऑफिस किसी सूरत जो है वो खाली नहीं रह सकता। अगर दोबारा वोटिंग होगी तो इसकी फ्रेश हो और जो उसमें वोट लेगा वो वज़ीर आला पंजाब होगा। ताहम अदालत ने समाअत जो है वो 12 बजे तक भी मुलतवी की है। ओके, बेहद शुक्रिया अरशद, आप अपडेट कर रहे थे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तानी फिल्में बन तो अच्छी रही हैं, लेकिन क्या मेयारी फिल्में बन रही हैं या जो आवाम चाहती है वैसा कंटेंट आ रहा है? उमैर अलवी हमें ज्वाइन कर चुका हूँ। उमैर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्या आवाम अब पाकिस्तानी कंटेंट को पसंद कर रही है? उतना रिस्पॉन्स आ रहा है जितना चाहिए था हमें? देखिए, अवाम जो है वो जब अच्छी फिल्म बनती है तो सिनेमा ज़रूर जाती है। कमली की एग्जांपल आपके सामने है कि एक ऑफ बीट फिल्म है जिसके अंदर जो है वो हीरो हीरोइन वाला चक्कर नहीं है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, लेकिन उसने कल तक की रिपोर्ट के मुताबिक 4.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जो कि बहुत ही अच्छा बिजनेस है एक तरह से। तो अब लोग जा रहे हैं, जब उन्हें वर्ड ऑफ माउथ से पता चलता है कि फिल्म अच्छी है और लोग देखेंगे जाके, तो क्यों नहीं उसमें सिनेमा जाएंगे। जो प्रॉब्लम इस वक्त सबसे बड़ी आ रही है वो टिकट प्राइसेस की है कि ओवरऑल पूरे मुल्क में जो एवरेज निकाला जाए तो वो 800-900 रुपये पर फिल्म है। वो 800-900 रुपये अगर आप देखें तो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन जो पाकिस्तान में चल रहे हैं उनकी तो पूरे महीने की प्राइस यही है। बिल्कुल। तो फिर एक आदमी जो इन्फ्लेशन से तंग है वो क्यों हर फिल्म के ऊपर जो है वो इतने पैसे खर्चा करेगा। अच्छा उमैर भाई, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, अगर कंपेयर करें कि नेटफ्लिक्स या फिर दीगर OTT प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने दीगर ममालिक में सिनेमा पे क्या असर छोड़ा है और हमारे यहाँ सिनेमा को कितना हिट किया इन प्लेटफॉर्म्स ने? देखिए, उन ममालिक में भी फ़र्क तो पड़ा है। इतना फ़र्क पड़ गया कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी जैसा आदमी जो है वो नेटफ्लिक्स के लिए बना रहा है फिल्म, तो फ़र्क तो है, लेकिन उन्होंने अपने सिनेमा का दामन नहीं छोड़ा। उनके यहाँ सिनेमा जो है आज भी, जब कोविड के बाद सिनेमास खुले हैं तो उन्होंने टिकट प्राइसेस इतनी कम कर दी कि लोग मजबूर हो गए सिनेमा जाने के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ टिकट प्राइसेस उन्होंने बढ़ा दिए। हमारे यहाँ हमारे यहाँ सिनेमा कल्चर वैसे ही नहीं था कोविड से पहले, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। मतलब मैं जो 3 फिल्में अभी लगी हैं पाकिस्तानी लास्ट, उनमें गया हूँ तो मुझे सिनेमा में लोग ही नज़र नहीं आए। और हमारे तो पाकिस्तान में एक रूल ये है कि अगर 10 लोगों से कम है सिनेमा तो वो फिल्म नहीं चलाते। तो ऐसा हुआ है कि 2-3 दफ़ा कि उन्होंने मुझे कहा स्टैंड बाय पे रहे सर, रुक जाएं, शायद लोग आ जाएं, और लोग आए तो मैं जाके सिनेमा मैंने फिल्म देखी। तो अफसोस यही है कि हमने सिनेमा कल्चर को बनाने के बजाय सिनेमा में से पैसा बनाने पे तवज्जो दी। ओह, बिल्कुल सही बात है। अच्छा उमैर, एक और चीज़, हमारा नज़रिया, स्पेशली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी हम ये सोचते हैं कि वही अदाकार जो कि हम छोटी स्क्रीन पे देखते हैं, हाँ, कि क्वेश्चन ये है कि जी छोटे पर्दे के अदाकार बड़े पर्दे पे भी हमें नज़र आते हैं। तो उमैर, क्या ये भी एक है वजह लोगों के सिनेमा का रुख ना करने की? देखिए 1960s-70s में वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, संतोष कुमार, सबिया खानम, ये सब जो थे ये सिर्फ एक्सक्लूसिव फिल्म्स के लिए थे और ये टीवी पे नहीं आते थे बहुत, कभी एक शो में आ गए, बात कर ली, या जैसे कमाल साहब ने कमाल शो किया था 70s में आके, वो उस वक्त किया जब वो फिल्में उनकी ख़त्म हो गई थी, वो फिल्मों में वो बात नहीं रही थी। तो बिल्कुल एक ये रीज़न हो सकता है, लेकिन आप ये भी देखिए कि उस वक्त सिर्फ एक टीवी चैनल था,
तो उसमें आपके पास प्रोग्राम्स भी कम होते थे। अब आपके पास अनलिमिटेड टेलीविज़न चैनल्स हैं, आपके पास एक्टर्स ही एक्टर्स हैं, आपके पास एक्ट्रेसेस ही एक्ट्रेसेस हैं। तो अब इन्हीं लोगों में से आप लोग उठाएंगे ना, क्योंकि फिल्में तो आपके यहाँ बन नहीं रही हैं। एक वक्त तो ऐसा आया था 2007 और 2011 के बीच में, जब सिर्फ शुएब मंसूर की फिल्में जो थी वो सिनेमा में लगी और चली, जो बाकी लगी वो फ्लॉप हो गई। तो अब कहाँ से लेके आएंगे? कोई एकेडमी तो है नहीं आपके पास। तो इन्हीं लोगों को जो है एक्सक्लूसिवली आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों में आना पड़ेगा। टेलीविज़न को, जैसे फ़हद मुस्तफ़ा की अभी आपने रिपोर्ट में चलाया भी, फ़हद मुस्तफ़ा अब टीवी नहीं करते, वो सिर्फ जी तो पाकिस्तान होस्ट करते हैं। तो फ़हद मुस्तफ़ा एक एग्जाम्पल है। हुमायूं सईद, उन्होंने 7 साल में 2 टेलीविज़न सीरियल्स की होंगे पिछले। महविश हयात ने तो आखिरी काम टीवी पे 2015 में किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग एक्सक्लूसिव हो रहे हैं, लेकिन सब अगर ये एक्सक्लूसिव हो गए तो फिर वो टीवी का लॉस होगा। फिर मैं और आप बैठे हुए टेलीविज़न पे बात करेंगे, सब लोग तो फिल्म में चले गए। तो बैलेंस इनको खुद ही रखना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता रखेंगे बैलेंस, तभी आएगा। और लोग इनको अगर टेलीविज़न पे भी देख रहे हैं तो वो सिनेमा में भी देखने को तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ द प्राइसेस ऑफ द टिकट। अच्छा, स्टार पार्क की डेवलपमेंट को आप कैसे रेट करेंगे? आपने जैसे उस एक्सक्लूसिव जो क्लब है उसका नाम लिया, वो पुराने 60-70s की, उस तरीके की स्टार पार्क की डेवलपमेंट हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, उस वक्त तो फिल्में आपकी अच्छी होती थी ना, फिल्में चलती थी, फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस करती थी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली होती थी, फिल्मों से पैसा आता था तो फिल्मों में लगता था। अब तो फिल्मों से पैसा ही नहीं आता है ना, बड़ी मुश्किल से तो रिकवर करते हैं लोग, जो बेचारे प्रोड्यूसर्स हैं। तो फिर वो लेके भी उन्हीं लोगों को आते हैं जो उनकी रेंज में होते हैं। अगर आप जैसे देखें, संतोष कुमार और सबिया खानम की जोड़ी थी, वो फिल्म में हिट है, तो लोग चाहेंगे ना कि अगली फिल्म में भी उनको ले। जैसे वहीद मुराद साहब जब आए थे 60s में, तो वो सुपर डुपर हिट हो गए थे, तो हर प्रोड्यूसर की कोशिश थी कि वो उनको अफोर्ड कर सके। अब ये बेचारे आजकल के जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं कि तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए 6 करोड़ एक फिल्म के ऊपर लगाते हैं, तो जब तक वो 18 करोड़ नहीं करेगी, उनको पैसे रिकवर नहीं होंगे इनके। और 18 करोड़ करने के लिए आपको सिनेमास चाहिए, सिनेमास तो है ही नहीं आपके पास। आपके पास 150 से भी कम सिनेमाज हैं इस वक्त, और जिस वक्त की हम बात करें एक्सक्लूसिव जो लोग थे, 1000 सिनेमाज थे उस वक्त। तो बहुत बड़ा फ़र्क है। हाँ, हमें अपना एक OTT प्लेटफॉर्म चाहिए है, जिसमें बैठ के जो है वो हम अपनी चीज़ें डालें, पैसे कमाएं और उसके बाद फिर इन्वेस्ट करें। लेकिन वही जो बात है ना कि हम अभी क्या क्या करें। हम सिनेमाज बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो रुक गई। हम सिनेमाज में अच्छी फिल्में लाने की कोशिश कर रहे थे, कोविड आ गया। हम आपका टेलीविज़न पे अच्छा काम कर रहे थे, कोविड ने सब कुछ रोक दिया। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारे फिल्म मेकर्स को चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो फिल्में अच्छी बनाएं, ताकि लोग जो है वो सिनेमा की तरफ आएँ, फिर एक्टर्स ऑटोमेटिकली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। उमर भाई, आपके ही इस कमेंट से मैं अपना आखिरी क्वेश्चन डिराइव करता हूँ। आपने कहा कि थोड़ा सा अच्छा कंटेंट बनाएं। अच्छा कंटेंट, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स, उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होता देख रहे हैं, या फिर वो जो एक था ना कि 90s में बॉलीवुड का एक स्क्रिप्ट होता था जी, मसाला एंटरटेनमेंट, अब वो यकसर मुख्तलिफ हो गया, वो नाउ विजनरी मूवीज़ की तरफ चले गए। तो कहीं वो जो हमारे यहाँ गैप आया, हम कहीं उसी गैप में तो नहीं फंसे हुए अभी तक? हम उस गैप में उस वक्त फंसे हुए थे 90s में भी, और हम आज भी फंसे हुए हैं। हमें अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि हमें करना क्या है। आप सोचिए, जब कमली जैसी फिल्म आ गई है और उसके बाद जो फिल्में आई हैं वो कमली से कमतर हैं, इसलिए कि वो कमली के साथ ही बन रही थी। उन्हें थोड़ी पता नहीं कमली आएगी तो कमली का तबाही मचाएगी। हमें कोशिश करनी है कि अब जो आगे आके फिल्में आ रही हैं वो बेहतर हो। देखिए, जॉनरा बहुत सारे हैं, आप खाली रोमांटिक कॉमेडी पे क्यों अटके हुए हैं? ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। अभी ईद पे आएगी लफंगे, वो हॉरर कॉमेडी है, ठीक है। इसी के बाद शुएब मंसूर की फिल्म आएगी सितंबर में, वो पेट्रियाटिक फिल्म होगी यकीनन। फिर उसके बाद आपका आएगी मौला जट, जो एक्शन थ्रिलर से भरपूर होगी। हम जा रहे हैं उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता, हमें थोड़ा तेज़ जाना होगा। हम इस वक्त अगर आप देखें कि हम साइकिल पे चल रहे हैं तो हमें गाड़ी में जाना चाहिए,
और जब तक हम जाके अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि ऑडियंस क्या देखना चाह रही है, हम उनको कोई नई चीज़ नहीं देंगे, वो सिनेमा नहीं आएंगे। देखिए 900 रुपये का टिकट है, आपके रिफ्रेशमेंट के साथ 1500 पर हेड हो जाते हैं, और 1500 में अगर आप एक बुरी फिल्म देख के निकल रहे हैं तो उससे नुकसान आगे आने वाली 3 फिल्मों को होगा जो लोग नहीं जाएंगे देखने के लिए। सही, ठीक। उमैर, बेहद शुक्रिया, आप मौजूद थे, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। और अगेन वही बात कि अगर टिकट थोड़ी सस्ती हो जाए तो शायद मैं और फैसल भी मूवी देखने चले जाएं। अभी आपसे खुदाफिज कहेंगे, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।